नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राजधानी रांची में प्याज 50 रुपए के पार, हर दिन आ रहे 10 ट्रक प्याज, 20 दिन में कीमत हुई दोगुनी। झारखंड की राजधानी रांची में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। महज 20 दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी है। जहां 20 दिन पहले तक प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो खुदरा बाजार में बिक रहे थे, वहीं इनकी कीमत 50 के पार हो चुकी है। शहर के विभिन्न इलाकों में इसकी कीमत 60 रुपए तक चली गई है। प्याज की कीमतों में कमी कब आएगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। थोक व्यापारियों की माने तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। राजधानी रांची सहित झारखंड में प्याज आयात पर निर्भर करता है। पांड्रा बाजार के आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन प्रसाद के मुताबिक रांची के लोगों को उपलब्ध होने वाला प्याज महाराष्ट्र के नासिक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आता है। इनमें सबसे ज्यादा प्याज नासिक, महाराष्ट्र से आता है। लेकिन महाराष्ट्र में असमय हुई बारिश ने प्याज की फसल खराब कर दी। इस वजह से आयात ही कम हो रहा है। झारखंड में पारा 7 डिग्री तक लुढ़का, राज्य में ठंड ने दी दस्तक। गुमला जिला रहा सबसे ठंडा। झारखंड में ठंड की गुलाबी दस्तक हो चुकी है। अहले सुबह और देर शाम ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं राज्य के तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान में 5 तो न्यूनतम में 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। तापमान में यह गिरावट अगले महीने तक और हो जाएगी। अभी भी गुलाबी ठंड कनकनी में तब्दील होने वाली है। मौसम में बदलते मिजाज का असर ऐसा हुआ कि राजधानी रांची के मौसम में काफी गिरावट आई है। यह गिरावट अधिकतम और न्यूनतम दोनों में ही देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़े के मुताबिक रांची में शनिवार को न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 5 तो न्यूनतम में 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी पूर्व अनुमान में बताते हैं कि नवंबर में ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। राज्य में कनकनी उत्तरी क्षेत्र से आने वाली हवाओं की वजह से बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान करीब 1 से 2 डिग्री तक सामान्य से नीचे चल रहा। झारखंड के दक्षिणी भाग में इन दिनों ठंड अधिक है। उत्तरी भाग में मौसम फिर भी सामान्य है। हजारीबाग बार संघ चुनाव के परिणाम घोषित। हजारीबाग बार एसोसिएशन चुनाव 2023-25 के लिए 16 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। हजारीबाग बार के 873 अधिवक्ताओं ने इस बार पुरानी कमेटी के पदाधिकारियों को चुनने में रुचि दिखाई है। पिछले कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार राजू, सचिव सुमन कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष भरत कुमार सिंह को इस बार भी जीत मिली है। संयुक्त सचिव प्रशासनिक के पद पर दीपक कुमार चंद्रवंशी को जीत मिली है। पत्रकार कुणाल कुमार संयुक्त सचिव लाइब्रेरी के पद पर विजय घोषित हुए हैं। 16 सदस्य की कमेटी में एक महिला अधिवक्ता अनुराधा मिश्रा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव जीतने में सफल रही है। युवा अधिवक्ताओं को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। डंडा अधिकारी बार काउंसिल रांची के पर्यवेक्षक व वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मतगणना कार्य पूरा हुआ। हजारीबाग बार भवन के प्रथम तल्ला में शनिवार को सुबह 11 बजे से मतगणना कार्य शुरू हुआ। बार काउंसिल झारखंड के पर्यवेक्षक मृत्युंजय श्रीवास्तव, परमेश्वर मंडल और बलेश्वर सिंह के निगरानी में मतगणना कार्य शुरू हुआ। हजारीबाग बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अधिवक्ता कृष्णदेव शर्मा, डॉक्टर संतोष पांडे और मनीष चंद्रा के साथ 25 अधिवक्ताओं की टीम मतगणना कार्य को पूरा कराया। जिला प्रशासन की ओर से डंडा अधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए थे। मतगणना कार्य का वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। पूरे मतगणना कार्य के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार उपस्थित थे। मतगणना शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। रिम्स में ओपीडी मरीजों को मिलेगा डायलिसिस सुविधा, इस दिन से होगी शुरुआत। रिम्स में 31 अक्टूबर को PPP मोड पर संचालित डायलिसिस यूनिट, लाइब्रेरी और रेफरल कुपोषण उपचार केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर, ट्रामा एवं रेडियोलॉजी सेंटर के बाहर मरीजों और उनके परिजनों के लिए बने विश्राम केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। रिम्स में नेफ्रो प्लस की ओर से संचालित डायलिसिस केंद्र की शुरुआत 17 अक्टूबर को ही कर दी गई है। अब 31 अक्टूबर से ओपीडी बेसिस पर मरीजों की डायलिसिस शुरू कर दी जाएगी। रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि 25 बेड की इस व्यवस्था के अलावा पहले से संचालित 10 बेड पुरानी डायलिसिस यूनिट चलती रहेगी। यहां कार्डधारी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। सामान्य मरीजों की डायलिसिस 1341 रुपए की जाएगी। एकेडमिक के चारों ब्लॉक में लाइब्रेरी बनाई गई है। इसका भी 31 अक्टूबर को औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। रिम्स के 501 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। इस लाइब्रेरी में 92,278 किताबों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 81 कंप्यूटर भी इंटरनेट के साथ लगाए जा चुके हैं, जिसमें ई स्टडी मटेरियल से वे पढ़ाई कर सकेंगे।
हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि, अब बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भर नहीं रहेगा झारखंड। बिजली को लेकर दामोदर घाटी निगम डीवीसी पर झारखंड की निर्भरता खत्म हो जाएगी। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम ने शनिवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 132 केवी डीसी चंदन क्यारी गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को मानक वोल्टेज पर चार्ज कर दिया है। डीवीसी कमांड एरिया के प्रमुख जिलों में इससे बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। साथ ही डीवीसी के बकाये को लेकर बार बार उठने वाले विवाद से भी बचा जा सकेगा। डीवीसी के बकाये को लेकर पूर्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खींचातान हो चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार के आरबीआई खाते से बकाया रकम सीधे काट ली थी। बाद में किस्तों में इसका राज्य सरकार ने भुगतान किया। इस बीच राज्य में बिजली की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर फोकस किया गया है। आरंभ में चंदन क्यारी गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को लेकर बंगाल सरकार के साथ जीत हुई है। टावर लगाने की अनुमति पुरुलिया जिला प्रशासन से नहीं मिल पा रही थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। प्रधान शिक्षक व एसएमसी अध्यक्ष के विवाद में 15 दिनों से बच्चों का मध्याह्न भोजन बंद होने से ग्रामीणों में आक्रोश। पूर्वी टुंडी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय शीतलपुर में प्रधान शिक्षक शैलेंद्र कुमार और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेश राव के बीच विवाद के कारण विद्यालय में 2 सप्ताह से बच्चों का मध्याह्न भोजन बंद है। इसके कारण बच्चों को घर जाकर दोपहर का भोजन खाना पड़ रहा। विद्यालय में कुल 78 बच्चे नामांकित है। विद्यालय में मिड डे मील का चावल उपलब्ध है, लेकिन अध्यक्ष व शिक्षक के बीच विवाद के कारण अन्य सामग्री की खरीद व कुकिंग की राशि की निकासी बैंक से नहीं हो पा रही है। इसके चलते मिड डे मील बंद है। इस बाबत प्रधान शिक्षक शैलेंद्र कुमार ने बीईओ व डीईओ को सूचना दी है, लेकिन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान शिक्षक व एसएमसी अध्यक्ष के बीच विवाद के कारण स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद हो गया है। इससे बच्चों को दिक्कत हो रही है। विद्यालय के प्रधान शिक्षक शैलेंद्र कुमार का कहना है कि एसएमसी अध्यक्ष और माता समिति की संयोजक मध्याह्न भोजन का संचालन करते हैं। उन्हीं के संयुक्त हस्ताक्षर से पोषाहार की राशि की निकासी होती है। एसएमसी अध्यक्ष हर माह पैसे की मांग करते हैं। इस संबंध में एसएमसी अध्यक्ष राजेश राव ने कहा कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक शैलेंद्र कुमार मनमानी करते हैं। मेरे ऊपर लगाए गए पैसे मांगने का आरोप बिल्कुल निराधार है। विद्यालय का हिसाब मांगने पर प्रधान शिक्षक भड़क जाते हैं। एक साथ महागामा के 5000 लोग पहुंचे बाबा मंदिर। नरेंद्र मोदी और बाबूलाल मरांडी के लिए की ये कामना। देवघर महागामा के भाजपा नेता निरंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शनिवार को महागामा विधानसभा क्षेत्र के करीब 5000 लोगों ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। लोगों ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ निरंजन सिन्हा को महागामा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घोषित करने की कामना की। एक तरफ रांची से भाजपा की संकल्प सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में राज्य की हेमंत सोरेन को हटाने के लिए हुंकार भरी जा रही थी, तो दूसरी ओर देवघर में निरंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 5000 लोग होटल मधुमाला इंटरनेशनल से ढोल बाजे गाजे व भव्य जुलूस के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए निकले। सभी लोग मानसरोवर फुट ओवरब्रिज से कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ की बारी बारी से पूजा अर्चना की। वैदिकों ने निरंजन सिन्हा को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। लोगों ने एक सुर में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से सिन्हा को महागामा विधानसभा से टिकट देकर चुनावी रण क्षेत्र में उतारने की मांग की है। सारंडा के जंगलों में नक्सल ऑपरेशन तेज, हेलीकॉप्टर से पहुंचे अधिकारी। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हन व सारंडा के सीमावर्ती रिजर्व वन क्षेत्र में पुलिस व सीआरपीएफ के उच्च पदाधिकारियों ने शनिवार को अचानक गतिविधि बढ़ा दी है। नक्सलियों के जुटने की सूचना पर इलाके में ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। शनिवार दोपहर 12:25 में झारखंड पुलिस के हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ व पुलिस के उच्च अधिकारी रांची से सारंडा के रोवाम के समीप अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। इसमें आईजी स्तर के अधिकारी के अलावा डीआईजी इंद्रजीत महता शामिल थे। सभी रोवाम कैंप गए। आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर कोल्हन डीआईजी अजय लिंडा, एसपी आशुतोष शेखर के अलावा सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों को लेकर उतरा। सभी अधिकारी रोवाम कैंप पहुंचे एवं अंदर जरूरी बैठक की। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार भाकपा माओवादी नक्सलियों के अश्विन का दस्ता पिछले कुछ दिनों से सारंडा सीमा से सटे टोंटो थाना क्षेत्र के कोल्हन जंगल में शरण लिए हुए हैं। ये नक्सली आकाहाटा राजा बासा गांव के बीच बाईं तरफ जंगल, जिसे झारखंड गोड़ा अथवा झारखंड गांव कहा जाता है, वहां शरण लिए हुए हैं। रोवाम कैंप में अश्विन दस्ते को घेरने की रणनीति बनाई गई है।
ताकत है तो आरोपों को ठहराए गलत। जेपी नड्डा की हेमंत सोरेन को खुली चुनौती, बोले गड़बड़ी नहीं तो तारीख पर तारीख क्यों। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन के बहाने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जमीन लूट कर और इतनी सारी गड़बड़ियां कर हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे, तारीख पर तारीख मांग रहे हैं। कहते हैं कि उनके पीछे सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसी लगा दी गई है। सवाल किया कि यदि उन्होंने गड़बड़ियां नहीं की तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते। कहा कि हेमंत पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने नाम जमीन का टेंडर निकाला, जमीन हड़पने के लिए माता पिता के भी नाम बदल दिए। जेपी नड्डा ने खुलेआम चुनौती दी कि यदि उनमें ताकत है तो इन आरोपों को गलत ठहराए। जेपी नड्डा शनिवार को हरमू मैदान में भाजपा की संकल्प यात्रा की समापन रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम नेता उपस्थित थे। मतदाता पहचान पत्र में संशोधन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बूथों पर कैंप 29 अक्टूबर से। रांची जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और मतदाता पहचान पत्र व अशुद्धियों में सुधार का काम चल रहा है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इसे लेकर शनिवार को अफसरों व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में मृत वोटरों की सूची तैयार कराएं, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सूची से मृतकों के नाम हटाएं ताकि मतदाता सूची में वास्तविक नाम ही रहें। उन्होंने नया नाम जोड़ने, नाम हटाने या अशुद्धियां दूर करने में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी सहयोग करने को कहा ताकि मतदाता सूची 100% पारदर्शी हो सके। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर, 4 और 5 नवंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों में कैंप लगेगा। इनमें नया नाम जोड़ने, नाम हटाने या अशुद्धियों को दूर करने के लिए फॉर्म भरकर दिया जा सकता है। उन्होंने सभी बीएलओ को कैंप में रहने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि 28 नवंबर को आदिम जनजातियों के लिए, 29 नवंबर को बेघरों के लिए, 30 नवंबर को 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 2 दिसंबर को थर्ड जेंडर व सेक्स वर्कर के लिए और 3 दिसंबर को दिव्यांग जनों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीसी ने डाक विभाग के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि हर हाल में मतदाता पहचान पत्र घरों तक पहुंचाएं। धनबाद में रंगदारी के लिए बैंक मोड़ में पार्ट्स व्यवसायी को मारी गोली। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया रोड स्थित कार पार्ट्स की दुकान के मालिक धोबाटांड निवासी दीपक अग्रवाल को अपराधियों ने शनिवार की रात गोली मार दी। गोली उनकी गर्दन में लगी और ठुड्डी को फोड़ते हुए बाहर निकली। घटना के वक्त दीपक अपनी दुकान में बैठे थे। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद उनके स्टाफ और अन्य दुकानदारों की मदद से उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से देर रात उन्हें कोलकाता के लिए रेफर कर दिया गया। मामला रंगदारी का बताया जा रहा। घटना के बाद कई दुकानदारों ने बताया कि दीपक को पहले से रंगदारी के लिए धमकी मिल रही थी। वह अपनी दुकान पर बैठ भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर से दुकान पर बैठने लगे थे। घटना में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम आ रहा है। प्रिंस खान देश से बाहर भागा फिर रहा, लेकिन अक्सर वह रंगदारी के लिए अपने गुर्गों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा है। पुलिस उस पर लगाम लगाने में विफल रही है। इधर धनबाद जिला चेंबर के व्यवसायियों पर हमले व रंगदारी के विरोध में रविवार को जिले के सभी दुकानें बंद रखने की घोषणा की है। आज पुरी के लिए रवाना होंगे रघुवर दास। 31 अक्टूबर को राज्यपाल पद की लेंगे शपथ। उड़ीसा के राज्यपाल की शपथ लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से रवाना होंगे। श्री दास सोमवार को पुरी स्टेशन पर उतरेंगे। वहां सबसे पहले वे श्री मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। इसके बाद वे भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर में दर्शन करेंगे। मंगलवार को वे उड़ीसा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। रघुवर दास ने बताया कि दिल्ली जाकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्राथमिक सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रघुवर दास 43 साल तक भाजपा में सक्रिय सदस्य रहे। उड़ीसा का राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद रघुवर दास ने शनिवार को सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली से लौटने के बाद रघुवर दास ने शंख मैदान में आयोजित विजया मिलन समारोह में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वह काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता और कार्यकर्ताओं ने उनको नई पहचान दी है। जमशेदपुर का प्यार ही पूंजी है। इससे पहले सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। बैठक में स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ छठ महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह समेत समिति के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंच संचालन मंदिर समिति के महासचिव अखिलेश चौधरी एवं धनबाद ज्ञापन मंत्री बंटी अग्रवाल ने किया।
21 महीनों से बंद है गिरिडीह ओपन कास्ट, राजस्व का हो रहा नुकसान। सीसीएल गिरिडीह कोलवरी अंतर्गत गिरिडीह ओपन कास्ट में पिछले 21 महीनों से कोयला का उत्पादन ठप है। इससे एक और जहां सीसीएल और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा, वहीं दूसरी ओर कोयला व्यवसाय से जुड़े लोग भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। ओपन कास्ट में 1 जनवरी 2022 से कोयला का उत्पादन बंद है। जमीन विवाद समेत इसी व सीटीओ के अभाव में उत्पादन नहीं हो रहा। वैसे इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सीसीएल प्रयास कर रही है। वन विभाग के साथ जमीन के विवाद में मामले में सुनवाई की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद इसी व सीटीए के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर अर्जुन मुंडा का तीर नहीं चला तो विद्युत वरण आ गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट की राजनीति पर सबकी नजर होगी। दो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और झारखंड की राजनीति दिग्गजों का खेल बिगाड़ने, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की कॉपी बही लेकर चलने वाले निर्दलीय विधायक सरयू रॉय की राजनीतिक कर्मभूमि वाली इस सीट में सियासी दांव पेंच भी काफी गहरे होते हैं। जमशेदपुर संसदीय सीट पर इस बार राजनीतिक रोमांच दिख सकता है। झामुमो के बागी विद्युत वरण महतो भाजपा में शामिल हुए और वर्ष 2014 में लोकसभा पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में विद्युत वरण ने और लंबी लकीर खींची। विद्युत वरण ने कोल्हन के टाइगर कहे जाने वाले वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन को 3 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी थी। विद्युत वरण की यह बड़ी जीत थी। लगातार 2 चुनाव में विद्युत वरण की जीत ने उन्हें कोल्हन की राजनीति में स्थापित कर दिया। सौम्य स्वभाव, पार्टी लाइन के साथ चलने वाले और विवादों से दूर रहने वाले विद्युत वरण आने वाले चुनाव में भी प्रबल दावेदार होंगे। उनके साथ एक जाति विशेष के बड़े वोट की गोलबंदी भी है। विद्युत वरण के साथ ऐसे फैक्टर उन्हें दौड़ में आगे करते हैं, लेकिन इधर राजनीतिक करवट भी ले सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आने वाले चुनाव में जमशेदपुर से भाग्य आजमा सकते हैं। भाजपा अंदर खाने इसकी चर्चा तेज है। भाजपा नेताओं का कहना है कि श्री मुंडा ने हाल ही के दिनों में जमशेदपुर और चाईबासा को फोकस किया। श्री मुंडा प्रदेश में भाजपा के कद्दावर नेता हैं। केंद्रीय मंत्री को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ाना भी चाहती है। ऐसे में अगर मुंडा जमशेदपुर से उतरे तो विद्युत वरण का पत्ता कट सकता है। उधर झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले कुणाल सांगड़ी भी जमशेदपुर सीट को लेकर अपनी गोटी चल रहे हैं। शिलान्यास करने के भाजपा विधायक का पार्टी नेताओं ने किया विरोध। जामताड़ा सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह को शनिवार को करमटांड़ के हटिया प्लॉट स्थित दुर्गा मंदिर के समीप शेड निर्माण के शिलान्यास के दौरान उनकी ही पार्टी के नेताओं की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। शेड का शिलान्यास कार्यक्रम का जीप उपाध्यक्ष फूल कुमारी देवी व उनके प्रतिनिधि सब भाजपा नेता महेंद्र मंडल सहित कई भाजपाइयों ने विरोध कर दिया। इसके बाद विधायक ने अनशन फनन में दुर्गा मंदिर से माथा टेका और नारियल फोड़कर शिलान्यास की औपचारिकता निभाने की बात कही। साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। जीप उपाध्यक्ष ने शिलान्यास के बोर्ड में नाम नहीं लिखने का आरोप लगाया। इस कारण शिलापट का अनावरण नहीं हो सका। शराब पीकर हल्ला कर रहा था बुजुर्ग, ग्रामीणों ने कर दी पीट कर हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र के पोंगडा गांव में 3 लोगों ने एक 60 वर्षीय वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी। घटना शनिवार देर शाम की है। सूचना मिलते ही रात के करीब 8 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। हत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कराईकेला थाना क्षेत्र के पोंगडा गांव का रहने वाला 60 वर्षीय वृद्ध सुनिया करुआ शराब पीकर घर के बाहर हल्ला मचा रहा था। इस दौरान गांव के गोलम करुआ, जोरा करुआ व यमुना करुआ उसके घर पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वृद्ध व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो गई। वहीं सिर व शरीर में चोट लगने के कारण वृद्ध व्यक्ति सुनिया करुआ की मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।